Hello, everyone, and welcome to MedGate Today podcast, where we bring you insightful conversations straight from the industry and from the healthcare fraternity. Today, we have Dr. Absar Ahmed, who is a pediatrician and serving in this healthcare fraternity from last 2 decades. He hailed from a very small village in Bihar, Muzaffarpur, and he has built his long empire in Delhi, the national capital of India. Today, we will know about his journey, how he started and how he is leading, and how the successor of him will lead his all dedicated and hard-working work. Let's dive into the interview and get to know more about the insightful conversation from him. Hello, sir, and welcome to MedGate Today podcast. Thank you for coming here and giving us a small time from your schedule. शुक्रिया Sir, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बोला that you hail from a Bihar. I just want to know कि कैसे आप बिहार से आकर दिल्ली में आए और कैसे आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करें। जी, पहले तो शुक्रिया आपका जो आपने मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाया। मैं बिहार के बहुत छोटे गांव बथनाहा हैं, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है। मैंने अपनी मैट्रिकुलेशन गवर्नमेंट हाई स्कूल से की है। मैट्रिकुलेशन करने के बाद फिर मुझे ये लगा मुझे मेडिकल फील्ड की चॉइस लेनी चाहिए, तो फिर मैंने MBBS के लिए तैयारी की और माशाल्लाह करेंट ईयर में ही मैंने उसको MBBS गवर्नमेंट क्वालिफाई कर लिया और मैं अपने मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में MBBS का दाखिला ले लिया। मुजफ्फरपुर से MBBS करने के बाद फिर मुझे लगा कि मुझे स्पेशलाइजेशन करना चाहिए, तो फिर मैंने अपने ब्रांच पेडियाट्रिक ही चुना। पेडियाट्रिक चुनने का 2 कारण थे। मेरी शादी अर्ली हो गई थी, MBBS में ही हो गई थी। मेरे छोटे बच्चे थे 1 साल के। पहला रीज़न तो वो सिर्फ बच्चा बना मेरा कि मैं अपने बच्चे को खुद से ट्रीट करूं, ठीक है। पहला तो मुझे इनकरेजमेंट मेरा बच्चे ने दिया और फिर मास में पेडियाट्रिक पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 25% 30% पॉपुलेशन जो हम इंडिया में है वो पेडियाट्रिक पॉपुलेशन है। तो और बच्चों से मोहब्बत भी मुझे बहुत ज़्यादा है, बच्चों से लगाव भी बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से मैंने अपना ब्रांच पेडियाट्रिक चुना। करेंट ईयर में मैं PMCH पटना से डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ किया। मुझे MD नहीं मिल पाई, बैड लग रहा है, तो मैंने डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ PMCH पटना से किया। उसके बाद मैं सेटिस्फाइड नहीं था, यह डिप्लोमा कोर्स है, मुझे और आगे की जर्नी तय करनी है, तो मैंने अपनी तैयारी को जारी रखी और अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब मैंने तैयारी जारी रखी, अल्लाह की मदद से मैं ऑल इंडिया 9th रैंक अचीव किया। वाओ! जब ऑल इंडिया 9th रैंक अचीव करने की वजह से मुझे दिल्ली का लेडी हार्डिंग प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज एंड कलावती सरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में दाखिला लेने का मौका मिला। ग्रेट। तो मैं 2001 में यहाँ कलावती से MD कंप्लीट की, MD पेडियाट्रिक्स, और 2001 के बाद मैं ओखला आया। मुझे ये एहसास हुआ कि ओखला में क्वालिफाइड डॉक्टर की बहुत कमी है। सारे यहाँ पे अमूमन झोला छाप से दिखाते हैं, लोग बीमार पड़ते हैं, लोगों की बीमारी ठीक नहीं होती है, मौत होती है। तो मैं 2001 में ओखला आ गया। 2001 से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की और अभी आपके सामने 2025 तक मैं ओखला में लोगों को सर्व कर रहा हूँ। इस बीच में मैंने एक हॉस्पिटल भी खोली है जो आपके बगल में है, कालिंदी हॉस्पिटल। चूँकि फिर जब एज ए पेडियाट्रिशियन मैं सर्व किया लोगों को 20-25 साल, मुझे एहसास ये हुआ कि और फील्ड में सर्व करनी चाहिए जी। गायनी है, मेडिसिन है, जो नीडी ब्रांच है, तो अकेले आप नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो फिर मैंने एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ड्यूरिंग कोरोना, कोरोना से 1 साल पहले कालिंदी हॉस्पिटल करके मैंने खोला और कोरोना में खूब लोगों को सर्व किया, चूँकि काफ़ी कोरोना में लोगों को दिक्कत हुई थी। तो अभी मैं एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कालिंदी चला रहा हूँ और बस यही है। आपने बहुत सही टाइम पे अपना हॉस्पिटल खोला, बिकॉज वो भी एक एसेट बन गया था कोरोना टाइम पे। बिल्कुल। कि वहाँ पे अगर कोई भी कोरोना से इफेक्ट हो गया होगा तो वहाँ पे जाके अपना ट्रीटमेंट ले सकता है।
तो जैसे आपने बोला कि आपने अपने बच्चों को देख के उनसे प्रेरणा लेके पीडियाट्रिशियन सेगमेंट चूज किया। जी तो जैसे कि बच्चे जो होते हैं वो अपना दर्द नहीं बता सकते, जी जी तो कैसे एक इमोशन, कैसे यू कैन से कि इमोशनल क्वेश्चन एक हाईली रोल प्ले करता है टू बी अ ग्रेट पीडियाट्रिक। बिल्कुल 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 सही आपने फरमाया कि बच्चे के इलाज में बड़े के इलाज में बहुत फ़र्क है। आप अपना सिम्टम बता सकती हैं कि मुझे ये हो रहा है, मुझे ये, फिर हम लोग उसको एग्जामिन करते हैं जी। और लेकिन बच्चे अमूमन कोई सिम्टम नहीं बता पाते, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें आपको खुद से समझनी होती है। ठीक है, बिल्कुल। कुछ तो मदर का हम लोग हेल्प लेते हैं। एक मदर बोलती हैं कि हाँ मेरे बच्चे को बुखार है, मेरा बच्चा रो रहा है, मेरे बच्चे को फलां है, तो कुछ तो मदद हम लोग माँ से ले लेते हैं। कुछ बच्चे के खुद को एक बार देख करके कुछ बीमारी यूं ही पता चल जाता है कि ये इनको ये दिक्कत है जी। तीसरी चीज़ होती है जो सीजनल होती है कि इस सीजन में ये बीमारी कॉमन है, बिल्कुल, तो हम उसे फिर उसको डायग्नोज करते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज़ है। और कुछ अगर लगता है कि नहीं, कुछ सारे के बावजूद भी हम बहुत क्लियर नहीं हैं कि भाई बच्चे को एग्जैक्टली क्या हो रहा है, बिल्कुल, तो हम लोग कुछ टेस्ट के लिए जाते हैं कि कुछ टेस्ट एक सस्पेक्टेड है कि ये 1 2 3 4 ये 2-3 बीमारियां हैं, उसके हिसाब से हम लोग टेस्ट करा लेते हैं। ओके। और फिर फाइनली एक डायग्नोसिस बना करके फिर इलाज करते हैं। ठीक है। अभी अभी हाल ही में हमने 15 अगस्त सेलिब्रेट किया। जी जी। 15 अगस्त के स्पीच में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि हमारे इर्द गिर्द एक हमारा दुश्मन है और उसको कहा था ओबेसिटी। एंड ओबेसिटी बच्चों में बहुत देखा जा रहा है। जी जी जी। इसका क्या कारण है और कैसे माता पिता को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों में जो हमारे आने वाले फ्यूचर, जो भारत का फ्यूचर है, उनको वो कंट्रोल कर सके और उनको ओबेसिटी मुक्त करवा सके। जी जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि मुझे लग रहा है कि लास्ट डिकेड या 2 डिकेड से इंडिया में ओबेसिटी काफ़ी ग्रो कर रही है। बिल्कुल। एक वक्त था कि पहले उल्टा था, पहले लोग खाने के बगैर, ठीक है, सब लोग जो है माल नरिश्ड पीएम कहलाता है, पहले माल नरिश्ड थे। लेकिन पिछला जो हम लोग देख रहे हैं 1 to 2 डिकेड में ग्रोइंग ओबेसिटी हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही फरमाया कि बड़ी एपिडेमिक के रूप में फैल रही है। एग्जैक्टली। रीजन तो वी कैन कॉल इट अ साइलेंट किलर, डेफिनेटली। एग्जैक्टली। तो इसके रीजंस तो बहुत सारे हैं डेफिनेटली। कुछ जो कॉमन रीजन जो हम लोगों को नज़र आता है, रैपिड अर्बेनाइजेशन। ठीक है, गांव में हम लोग जब बच्चे हुआ करते थे तो आउटडोर गेम बहुत कॉमन था। बिल्कुल। आप स्कूल जाते हैं, स्कूल से बस्ता रखते हैं, उसके बाद आप कुछ ना कुछ आउटडोर एक्टिविटी करते हैं। लोगों यहाँ रैपिड अर्बेनाइजेशन में क्या हुआ कि लोग एजुकेशन के लिए शहर की तरफ भागे और यहाँ जगह न होने के वजह से छोटी छोटी मकान में लोगों ने अपना किराया लिया या अपना मकान खुद का खरीदा। कहीं पे पार्क नहीं है, अमूमन ख़ास करके हम लोग जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ पे कोई पार्क नहीं है, कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं है। बच्चे छोटे से कमरे में 10 बाई 10 के कमरे में अपना वक्त पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं जी। तो पहला कारण तो मुझे लग रहा है कि फिजिकल एक्टिविटी से काफ़ी दूर हो गई है। माँ बाप की भी मजबूरी है कि कहीं पार्क के एरिया में, कहीं अच्छे सोसाइटी में वो बियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक तो कारण ये है। दूसरी चीज़ है ईजिली अवेलेबल जंक फूड। यस। पहले माँ बच्चों को खिलाती थी चावल रोटी जो भी है, अभी क्या कर रहे हैं बच्चे ऑनलाइन, ठीक है, और अवेलेबिलिटी है विदिन 5 मिनट, विदिन 3 मिनट आज के दिन में लोगों को मिल जाता है। दूसरा कारण ये बना कि बहुत इजीली अवेलेबल जंक फूड है। ठीक है, वो डेफिनेटली थोड़ी टेस्ट में एक मदर से थोड़ी अलग भी होती है, बच्चे उसको पसंद भी करते हैं, तो एक कारण ये है। तीसरा है कि स्कूल का बर्डन भी अब बहुत ज़्यादा बढ़ा है पहले के मुकाबले में। बच्चा दिन रात स्कूल जाता है, स्कूल के बाद आकर करके फिर अपना होमवर्क फलाना चिलाना अपना करना लगता है, जबकि हर बच्चे को 2 घंटा 3 घंटा आउटडोर एक्टिविटी खेल कूद में जाना चाहिए। तो कारण तो और भी बहुत सारे हैं। तो मेरा अपना मानना है कि सेडेंट्री हैबिट लोगों में, जंक फूड और आउटडोर एक्टिविटी डेफिनेटली मिनिमम हो रहा है, जिसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ रही है। जैसे आपने जंक फूड की बात करी सर, तो मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि जंक फूड जैसे हमारे बहुत लोगों को पता नहीं होता, बट लीवर हमारे बॉडी में बहुत एक वाइटल रोल प्ले करता है और ड्यू टू जंक फूड
बच्चों को फैटी Fatty लिवर liver। होने के चांसेस जी, काफी जी, ज्यादा होते जी, हैं। जी, जी, जी। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा आप इसके ऊपर अपना नॉलेज प्रदान करें कि हम बिल्कुल। कैसे फैटी लिवर को कंट्रोल कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है ये। ओबेसिटी मतलब ये हुआ कि आप जो कैलोरी ले रहे हैं, आपकी जो डेली नीड की जो एक्टिविटी है उससे ज़्यादा ले रहे हैं। जब आप ज़्यादा कैलोरी लेंगे तो वो फैट के फॉर्म में वो आपके बॉडी में डिपॉजिट होगा। आप जितना कैलोरी ज़्यादा ले रहे हैं, जितने नीड से ज़्यादा ले रहे हैं, वो फैट है। और फैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में होगा। बच्चों में अमूमन लीवर पे आता है, जिससे फैटी लीवर होता है। हम लोगों के एज में मैं खुद भी फैटी हूँ, शायद मैं बोल रहा हूँ लेकिन मैं भी फैटी हूँ। ये सेंट्रल ओबेसिटी जो है बहुत ही कॉमन है। तो सबका कारण एक ही है, आपकी सीडेंटरी लाइफ और आपके खान पान में जंक फूड, खास करके फैटी फूड। तो फैटी फूड थोड़ी टेस्टी होती है, टेस्ट वाइज आप देखेंगे तो हर को शायद फैट फूड ज़्यादा पसंद है। और वही एक्स्ट्रा कैलोरी अगर आप जो भी लेंगे तो फैट के हर दूसरे बच्चे को भी फैटी लीवर बहुत ही कॉमन है। आप अल्ट्रासाउंड कराती हैं तो ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लीवर बच्चों में, आज से 15-20 साल पहले ये बच्चों में बिल्कुल नहीं सुनते थे कि कोई बच्चे को भी फैटी लीवर हो सकता है। डेफिनेटली आज के में बच्चों में भी फैटी लीवर है। फैटी लिवर के अलावा और कौन से डिजीजेस बच्चों में बहुत कॉमन होंगे जो पहले नहीं होते? पहले नहीं थे और मतलब पहले थे अभी हाँ, डायग्नोज नहीं होते थे। बीमारियां तो पहले थी, बढ़ी है एपिडेमिक के फॉर्म में जो हमने बात की ओबेसिटी। और बीमारी ऐसे नहीं कि कोई पहले नहीं थे, डायग्नोज अब ज्यादा होता है। डेफिनेटली डायग्नोज बच्चों में आजकल जैसे डायबिटीज मैं सुन रही हूँ कि आजकल छोटे डायबिटीज भी हर जमाने में रहा है। ठीक है, हम लोग दो तरह की डायबिटीज देखते हैं। एक तो टाइप 1 डायबिटीज होता है जो बच्चों में होता है, अंडर 20 जो बच्चे होते हैं, जेनेटिकली ये होते हैं। और दूसरा होता है एक्वायर्ड टाइप की, जो टाइप 2 कहलाती है, जो हम लोग एडल्ट में देखते हैं। डेफिनेटली टाइप 1 पहले भी था लेकिन वो डायग्नोसिस नहीं होती। बच्चे दुबले हो रहे हैं, खा बहुत ज्यादा रहे हैं, पानी बहुत ज्यादा पी रहे हैं, लेकिन उल्टा है, दुबले हो रहे हैं। और कभी शुगर का टेस्ट भी माँ बाप ने नहीं कराया और अल्टीमेटली वो एक्सपायर कर जाता है। आज के दिन में इजी अवेलेबिलिटी है, शुगर टेस्ट वो कर लेते हैं। और अगर टाइप 1 डायबिटीज हो गया तो उसको होल लाइफ इंसुलिन पे रहना होता है। तो इंसुलिन पहले हम सुनते थे कि स्ट्रेस सिर्फ बड़े लोगों को होता है, मेंटल हेल्थ पहले नहीं किसी को पता था कि क्या होता है। वो तो आजकल के हम जो सोशल अवेयरनेस हो रहा है जिसके वजह से हम लोगों को पता चल रहा है कि मेंटल हेल्थ नाम की भी एक चीज है। तो आजकल के डॉक्टर से मैं सुनने में मुझे बहुत आता है फीडबैक कि बच्चों में भी मेंटल हेल्थ का इश्यू चल रहा है। तो मैं जानना चाहूंगी कि बच्चे कैसे मेंटल हेल्थ को सरवाइव करते हैं और उनको क्या क्या करना चाहिए कि वो मेंटल हेल्थ को एकदम परफेक्ट रखे और अपना बेस्ट प्रोडक्टिविटी अपने सोसाइटी को दे सके। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि शायद पहले हम लोगों ने नहीं सुना था कि मेंटल स्ट्रेस बच्चों को भी हो सकता है। बिल्कुल, डेफिनेटली यंग एज में, ओल्ड एज में, वर्किंग को तो होना स्वाभाविक है। उस पर बहुत सारे चीज उस पर डिपेंडेंट होते हैं, बहुत सारी उन पर परेशानियां आती हैं, लेकिन बच्चे सब फ्री होने चाहिए अभी जो बच्चों में। लेकिन डेफिनेटली जो 1 या 2 डिकेड से बच्चों में भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस। फिर अगेन उसमें 2 कारण है। एक कारण तो ये है कि स्कूलिंग बच्चों की ही बहुत स्ट्रेसफुल हो गई है, बच्चे के लिए भी और बच्चे के माँ बाप के लिए। हम लोगों ने जो स्कूलिंग की गवर्नमेंट में की, आप 8 बजे जगते हो, 10 बजे स्कूल जाते हो, 2 बजे आप आ जाते हो। 2 बजे आने के बाद आप खेल कूद सब कुछ करते हो। अभी जो बच्चे की टाइमिंग है सुबह 7 बजे या 6 बजे, बहुत सारे स्कूल 6 बजे 7 बजे स्टार्ट हो जाते हैं और 2 या 3 बजे तक आते हैं। लेट नाइट तक बच्चों का आज के दिन में जो गैजेट्स पे रहना, आज के दिन में नया मोबाइल आ चुका है, बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, यूट्यूब में बच्चे लगे रहते हैं, बहुत सारे गेम में बच्चे लगे रहते हैं। तो अगेन है कि आउटडोर एक्टिविटी, आउटडोर गेम, फिजिकल गेम जो कम है बच्चों में। और ये सब चीज देख करके मीडिया से, यूट्यूब से बच्चे बहुत सारी चीज स्ट्रेस में रहते हैं। एक तो पढ़ाई का स्ट्रेस हुआ, माँ बाप भी बिल्कुल पंक्चुअल होते हैं कि बच्चे इस टाइम में बैठना है, खाना है, रहना है। और उनको रिलैक्सिंग जो होना चाहिए, जो फिजिकल एक्टिविटी, वो कम मिल रही। तो बच्चों में भी पढ़ाई से लेकर के और सोशल तनाव, आज के दिन में ये गैजेट 3 साल 4 साल के बच्चे देखते हैं, और उससे भी उनका ये तनाव काफी बड़ा है। आपने गैजेट्स की बात कही सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन उसी पे रहेगा कि मेरे
मैं अपने सजेशन से बोलती हूँ तो मुझे लगता है कि ये एक तरीके से हमारे यूथ को पैरालाइज कर रहा है। लोग सिर्फ एक गैजेट के इर्द गिर्द ही सीमित हो गए। वो लोग सोशल एक्सपोजर नहीं कर रहे हैं, वो एक जिसे कहते हैं डिजिटल सोसाइटी में जीना स्टार्ट कर दिए। तो आपको क्या लगता है कि हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि ताकि लोग सोशल एक्टिविटीज में ज्यादा पार्ट लें और जो बच्चे हैं वो अपना ध्यान फोन ये सब से हटाकर अपने पढ़ाई में दें, अपने सोशल जिसे कहते हैं हम पहले दादी नानी के घर में जाके अपना टाइम वहां पे स्पेंड करते थे, वहां के पार्क में घूमते थे, तो वैसा कल्चर अपना जो हमारे रूट्स है उसको दोबारा जीना स्टार्ट करें। ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है कि कहना, क्योंकि दो एरा है। अभी जिस एरा में बच्चे जी रहे हैं, कहना तो बहुत आसान है कि उनको गैजेट्स ना दें, उनको मिनिमम एक्सपोजर हाफ आवर या पौन आवर दें खेलने के लिए, बाकी आप वापस ले लें। और जो सोशल एक्टिविटीज है, आपने कहा दादी नानी के पास जाना, बाहर निकलना, घूमना फिरना, कहना आसान है कि भाई ये एक्टिविटी बढ़नी चाहिए, ये एक्टिविटी घटनी चाहिए, लेकिन बच्चे के साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम। आप न्यूक्लियर फैमिली में अमूमन देखोगे लोग दादी नानी के साथ आज के जनरेशन रहते भी नहीं। आप 90% का हिस्ट्री पूछेंगे तो माँ बाप कहीं और रह रहे हैं, तो बाल बच्चे कहीं और रह रहे हैं। तो एक तो कारण है कि खुद ही दादी, एक कंबाइंड फैमिली का कंसेप्ट भी धीरे धीरे कम हो रहा है। लोग न्यूक्लियर फैमिली में आ रहे हैं, बच्चे हैं, वाइफ हस्बैंड है, इतनी कितनी लाइफ कर रही है। तो और इजिली फिर से करेंगे, गैजेट्स का इजिली अवेलेबल होना, अगर कोई चीज इजिली अवेलेबल ही ना हो, और इसमें मैं और माँ बाप भी उसमें है, जिनका माँ बाप बच्चे से ज्यादा है कि माँ अलग कहीं पे मोबाइल पे लगी हुई है, वालिद कहीं पे अलग मोबाइल पे लगे हो, तो डेफिनेटली बच्चे भी कहीं पे अलग से मोबाइल पे लगे, क्योंकि बच्चे तो मम्मी पापा से सीखते हैं। तो आप भी, जो हर आदमी, जो माँ बाप भी है वो स्ट्रेस में है। काम 8 घंटा करके आते हैं, 10 घंटा काम करके आते हैं। पहले मदर खास करके नॉन वर्किंग हुआ करती, आज के दिन में मेजोरिटी मदर भी वर्किंग है। तो खुद भी अपने को बचने के लिए बच्चे को एक मोबाइल पकड़ा दिया कि उसको कौन जो है देखेगा, कौन करेगा। तो कुछ मदर भी उसमें कल्पित है कि भाई मदर ने अपने को बचने के लिए बच्चे को ही पकड़ा दिया, बहुत सारा चीज कि आप गेम करो और हम फ्री हो जाए। तो कुछ जमाने की है कि आप जिस एरा में जी रहे हैं वो दिखते हैं, सबके साथ है, और इसको बहुत इजीली हटाया नहीं जा सकता, कम किया जा सकता है। आप ऐसा माहौल बनाएं कि भाई कंबाइंड फैमिली का माहौल हो, उसमें 3 जनरेशन हो, दादा दादी भी हो, माँ बाप हो, बाल बच्चे भी हो, आपस में इंटरेक्शन हो, एक साथ लंच करें, डिनर करें, उसमें कम से कम गपशप हो, वो भी कंसेप्ट खत्म हो गया हुआ है। एक लाइन है कि द फैमिली हु ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर। बिल्कुल 100%। थैंक यू सो मच सर, आपने इतने अच्छी बातें बोली। शुक्रिया। और जो प्रेसिंग इश्यूज चल रहे हैं उसके ऊपर आपने काफी मैं बोल सकती हूँ कि इंसाइट्स दिए, और हम चाहते हैं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं इन इंसाइट्स को सुने और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना स्टार्ट करें, बिकॉज अ लिटिल चेंज कैन बी द बेटरमेंट ऑफ योर फ्यूचर। तो थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर एंड इट वाज आवर ऑनर टू हैव यू। थैंक यू। शुक्रिया, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया।